वो पीडीएफ फॉर्म में तो पुत्र मुश्किल ही होगा। वो लेक्चर जो आपको दिया उसकी आप पिक्स लेके पीडीएफ बना लें, वो बड़ी आसानी से बन जाएगी, आपके 10 मिनट का काम होगा। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दिया है आपके ग्रुप्स में, लिंक सेंड हुआ है आपको। जो अच्छा, जो कल वाला रिकॉर्डेड की आप बात करें, हाँ वो आज आज आपको आ जाएगा। आज वाला और जो कल हुआ था वो इकट्ठा आपको इंशाल्लाह सेंड हो जाएगा। हाँ जी, चैप्टर नंबर 2, वेक्टर्स से रिलेटेड ये चैप्टर है बच्चों। और इसमें जो बहुत काम की चीजें हैं, जस्ट आपसे हम उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से वो पूछता है जी बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर। याद रखिएगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज, मैं आप लोगों को कुछ कुछ नाम लिखवाता हूं वेक्टर क्वांटिटीज के, ताकि आप लोगों को याद रहे, और कुछ स्केलर क्वांटिटीज के नाम लिखवाता हूं। ठीक है, कि वो अब एमसीक्यू में आपसे पूछता है बताएं जी कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो वेक्टर है। तो मैं आप लोगों को जो नाम लिखवाने जा रहा हूं इनको जरा सुन लीजिएगा आप लोग गौर से। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, लाइट का इफेक्ट और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, ये भी थोड़ी देर तक लाइन आएगी फिर सही हो जाएगी। वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स में बच्चों याद रखिएगा ये डायरेक्शन आती है, जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैं कहता हूं यार वेलोसिटी, मैं कहता हूं बच्चों एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, इंपल्स, ये मशहूर मशहूर वेक्टर क्वांटिटीज के नाम लिख रहा हूं। ठीक है, फोर्स है, टॉर्क है, वेक्टर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, इंपल्स है। ठीक है, इसके अलावा और किसी को कोई याद हो चैप्टर नंबर 4 में या 5 में पढ़ी हो, हाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो वेक्टर्स है बेसिकली जो छोटे छोटे, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो स्केलर क्वांटिटीज है इनमें आता है डिस्टेंस आता है, इनमें स्पीड आती है, इनमें पावर आती है, इनमें वर्क आता है। ठीक है, पावर है, वर्क है, डेंसिटी है, इसके एग्जांपल में लिख लें वगैरह वगैरह है। तो इसी तरह इसकी एग्जांपल में अब ये डेंसिटी आ गई, फिर टाइम है, फिर करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वगैरह वगैरह। तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है जी बताएं कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो वेक्टर है। वीडियो क्लियर क्यों नहीं है आपको? जी बाकी बच्चे भी बता दें वीडियो क्लियर है या नहीं, क्योंकि अगर एक आधे का इशू है तो वो हो सकता है आपका बच्चे वो इशू हो वैसे ही नेट का। फैन की रिफ्लेक्शन आ रही है, फैन तो चल नहीं रहा मेरे रूम में भाई, तुम्हें फैन की रिफ्लेक्शन कहां से आ रही है? अपने पंखे की रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रही? अच्छा क्लियर नहीं है, एक मिनट। अब क्लियर हुआ? वीडियो क्लियर नहीं है जी, अब क्लियर है? अब तो नहीं आ रही वेव स्क्रीन पे? अब सही है? वेव्स क्यों आ रही है आपकी स्क्रीन पर? जी अब यहाँ पे सही नजर आ रहा है वैसे? जी चलें ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। अच्छा अब बाकी मैं इधर ही लिखूंगा। ठीक है, ये मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बता दिया है।
यस आप सही कह रहे हैं, ये लाइट की ही वजह से ये ऐसे हो रहा था, बट कोई नहीं, अब इसको हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद हम ये स्केलर और वेक्टर की जब बात हो गई है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है, वो आप लोगों को कहता है जी, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर, कहता है बताएं वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी। आपको पता है किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी हो, ये नोट कर लीजिए छोटी छोटी चीजें, तो वेक्टर के x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका जो x कंपोनेंट है ये 2 है, इसका स्क्वायर लें, प्लस y कंपोनेंट है वो 3 है, इसका स्क्वायर लें, तो बच्चों बात खत्म, 4 प्लस 9, तो योर आंसर इज अंडर रूट 13, बात खत्म। ये एक छोटा सा बच्चों आपका एमसीक्यू था। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों ये होगी मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, अ वेक्टर, छोटे छोटे एमसीक्यू, हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर का। फिर यूनिट वेक्टर का आप लोगों से फार्मूला पूछा जा सकता है, याद रखिएगा किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर को यू ऐसे हैट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलता है बच्चों, यूनिट वेक्टर हासिल होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। फिर एक और बड़ा मशहूर यहां से एमसीक्यू बनता है जी, यूनिट वेक्टर अलोंग डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। याद रखिएगा एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जो होता है वो जे होता है, और जी एक्सिस के अलोंग जो होता है वो के यूनिट वेक्टर होता है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए आई जे और के दरमियान में एंगल कितना होता है, तो याद रखिएगा एंगल बिटवीन आई जे एंड के इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों जो भी आई जे के होते हैं तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इनके दरमियान में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसके बाद बच्चों अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, या जीरो वेक्टर को हम बोलते हैं नल वेक्टर। फिर इसके बाद जो आप लोगों ने बच्चों नेक्स्ट चीज याद रखनी है, किसी भी वेक्टर की, याद रखिएगा किसी भी वेक्टर की इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, वेरी मशहूर एमसीक्यूज, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कितने बनाए जा सकते हैं, किसी भी वेक्टर के मेरे प्यारे बच्चों हम इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बना सकते हैं, बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स बना सकते हैं। हाँ, मगर अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो याद रखिएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्लेन में बच्चों 2 होते हैं, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बच्चों जो स्पेस है उसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3 होते हैं। प्लेन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2 होते हैं और स्पेस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3 होते हैं। फिर उसके बाद एक यहाँ पे बड़ा मशहूर एमसीक्यू कि वेक्टर्स की एडिशन के लिए कौन सा रूल यूज होता है, वेक्टर्स की एडिशन के लिए हम हेड टू टेल रूल यूज करते हैं। तो बच्चे कहते हैं सर वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के लिए, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम हेड टू टेल रूल यूज करते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए कौन सा रूल यूज होता है, हेड टू टेल रूल यूज होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक लाइन लिख लें, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज रेजोल्यूशन, वेरी मशहूर एमसीक्यू, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों वेक्टर की एडिशन का जो रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज रेजोल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस रेजोल्यूशन होता है। फिर एक और बात, जिस तरह वेक्टर्स की एडिशन भी पॉसिबल है, वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, वेक्टर्स की रेजोल्यूशन भी पॉसिबल है, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, बट वेक्टर्स की डिवीजन कभी भी पॉसिबल नहीं होती। आपको चाहिए था ये बात उर्दू में लिख लेते, वेक्टर्स डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, वेक्टर्स की डिवीजन नहीं होती। वेक्टर्स ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं, सॉरी डिवीजन नहीं हो सकती उनकी। मतलब आप ये कहें डिवीजन से मुराद ये है कि एक वेक्टर a डिवाइडेड बाय b वेक्टर सोल्व करो, आप सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल फॉर टू वेक्टर्स, बहुत मशहूर एमसीक्यू था ये। फिर उसके बाद बच्चों ये मैं रेस कर रहा हूं साथ साथ, फिर चैप्टर नंबर 2 में से हम किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का आपको तरीका बता दिया। अच्छा,
मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की कैसे लेते हैं, आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर और होल अंडर रूट ले लेंगे। अगर के वाला होगा तो के का भी, के के साथ वाले का भी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद टाइमिंग पुत्र असल में वो इस तरीके से है कि यहाँ पर जो टीचर जितने भी हैं वो कैंपस में मौजूद होते हैं, तो वो फिर 8 बजे उनको छुट्टी होती है, 2 टीचर पहले 2 टीचर बाद में आपकी क्लास ले रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा इसको। हाँ, नमाज का जो टाइम है वो मैं कल 7:30 कितने बजे होता है, मैं कल 7:20 पे होता है, तो तब आप 5 मिनट कर जी लें, कोई मसला नहीं है। साढ़े जाने सात हो रही है, बिल्कुल इसी टाइम पे जाने हो रही है, बस नमाज साथ ही खड़ी हो जाएगी, मगरिब की है। अच्छा अच्छा। हाँ तो बस आप जब जैसे ही ये लेक्चर खत्म होता है 5 मिनट आप सर को कह देंगे, वो आपको दे देते हैं। आप 5 मिनट, मैं 5 मिनट पहले कर दूंगा तो वो आपको दे देते हैं टाइम। अच्छा इसके जी बाद सर जी, ओके। बच्चों, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, देखें वेक्टर्स में अगर मैं कहता हूं फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन से मुराद होता है एंगल, ये याद रखिएगा। जब भी वेक्टर्स में आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा, डायरेक्शन से मुराद होता है एंगल। फाइंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस अंडर रूट 3 जे। ये नहीं, आपको ये ए वेक्टर दिया हुआ, कहते हैं आप इसकी डायरेक्शन मालूम करें एक्स एक्सिस से, ठीक है, इसका एंगल मालूम करें, डायरेक्शन से मुराद है एंगल। तो किसी भी वेक्टर का एंगल मालूम करने का फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। वेक्टर का y कंपोनेंट ऊपर रखें, x कंपोनेंट नीचे रखें, तो जब आप यहां पर इसको डिवाइड करेंगे, टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट है अंडर रूट 3, x कंपोनेंट है 1, तो टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 जो होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये 60 डिग्री होता है। सो योर आंसर इज 60 डिग्री। तो ऐसा एमसीक्यू भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, मैग्नीट्यूड का एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है और इसके अलावा डायरेक्शन का भी। हाँ, फिर उसके अलावा वो आपसे ये भी कह सकते हैं, चलिए मुझे बताएं फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे प्लस के। नहीं जी, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है आई जे के, आई प्लस जे प्लस के, इसकी मैग्नीट्यूड निकालें। अब देखिए किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, मैंने आपको तरीका बताया, अंडर रूट आई के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 स्क्वायर, जे के साथ कुछ भी नहीं है 1 स्क्वायर, के के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो है 1 का स्क्वायर। सो योर आंसर इज अंडर रूट 3। ओके बच्चों, तो ये इस तरीके से आप लोगों से इसमें से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह का होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह का होता है। एक को हम नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्या नाम देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और प्यारे बच्चों दूसरे को हम नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इन दोनों के फार्मूलाज आपको लाजमी आने चाहिए। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या काम करते हैं, ए दो, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये बराबर होता है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड और साथ में आता है cos थीटा। जबकि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ये बराबर होता है a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और साथ में आता है n यूनिट वेक्टर। तो क्योंकि इसका आंसर हमने वेक्टर डाला तो इसलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर जरूरी होता है। इसमें यूनिट वेक्टर जरूरी नहीं, क्योंकि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक स्केलर आता है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट है। अब स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्केलर प्रोडक्ट के फार्मूले के बाद आपको इनकी एग्जांपल, स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल में पहली एग्जांपल आप याद रखें, W इज इक्वल टू F डॉट D। फिर एक और एग्जांपल है पावर इज इक्वल टू F डॉट V। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर W इज इक्वल टू F डॉट D। ये दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं, डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स हैं। क्या ख्याल, ठीक है। फिर आप लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट A, बी डॉट ए, बी डॉट ए, ये भी तो डॉट प्रोडक्ट है, तो ये भी किसकी एग्जांपल है, डॉट प्रोडक्ट की। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल में आप पढ़ते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। फिर आप पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक हो गया। फिर आप लोग फोर्स का फार्मूला पढ़ के आए थे क्यू वी क्रॉस बी। इसी तरह आपने कंडक्टर के ऑपरेट करने वाली फोर्स का फार्मूला पढ़ा था आई एल क्रॉस बी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल्स हैं। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल्स आप लोगों ने, ओके भाई मैं ग्रीन से नहीं लिख रहा, सॉरी यार, ये देख फेंक दिया मैंने बच्चे, फेंक दिया ग्रीन मार्कर, हाँ गोली मार दी स्क्रीन को, ठीक है। इसके बाद टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस बी, एफ इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। इसके बाद ओके जी ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बच्चों ये तो होगी वेक्टर प्रोडक्ट की और स्केलर प्रोडक्ट की बातें। स्केलर प्रोडक्ट में एक चीज और आप ख्याल रखिएगा, स्केल डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। ये लाइन लिख लें, बहुत मशहूर लाइन है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0।
ये आ जाता होता है पेपर में, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसी तरह याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 वेक्टर होता है। ये दो रूल आप लोगों ने दो मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी याद रखनी है। फिर उसके बाद जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है, सेल्फ अगर मैं कहता हूं ये एक वेक्टर है, इसी वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, ए डॉट ए किसके बराबर होगा, पहले वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड साथ में लगा लो cos 0 डिग्री। 0 इसलिए है क्योंकि दोनों सेम वेक्टर्स हैं, सिमिलर है। 0 cos 0 1 होता है तो ए से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर बन गया। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आप लोगों से पूछे सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट तो याद रखिएगा ए क्रॉस ए जो होता है वो आता है ए स्क्वायर sin 0 डिग्री आ जाता है और साथ में यूनिट वेक्टर sin 0 0 होने की वजह से पूरी चीज 0 वेक्टर बन जाती है। फिर यहां से बड़ा मशहूर बनता है, याद रखिएगा आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, ये जो होता है ये 1 के बराबर होता है। मगर अगर मैं लिखूं आई डॉट जे, मैं लिख देता हूं जे डॉट के, मैं लिख देता हूं के डॉट आई, ये याद रखिएगा 0 होते हैं। फिर इसके बाद मैं कहता हूं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये होते हैं 0 वेक्टर। फिर उसके बाद मैं कहता हूं आई क्रॉस जे, ये होता है के बराबर, जे क्रॉस के ये होता है आई के बराबर, के क्रॉस जे के क्रॉस आई ये होता है जे के बराबर। और अगर मैं कहता हूं जे क्रॉस आई वो होता है माइनस के बराबर, के क्रॉस जे वो बराबर होता है माइनस आई के, और आई क्रॉस के ये बराबर होता है माइनस जे के। तो ये जो मैंने आप लोगों को बातें बता दी है ना मेरा पुत्र, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद लाजमी करनी है टेस्ट से पहले, ये लाजमी याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये लाजमी आप लोगों ने तैयार करनी है। ठीक हो गया, ओके। अब बच्चों इसके बाद ये सारे आप लोगों के एमसीक्यूज है। ठीक, एक आपको मैं बड़ा मशहूर एमसीक्यू दिखाता हूं, आप लोगों ने ये मशहूर एमसीक्यू याद रखना है, पेपर में आता है आई क्रॉस जे डॉट के इज इक्वल टू, जी आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी जरा मुझे, आई क्रॉस जे डॉट के, कोई बच्चा बताएगा? अरे भाई बोलो ना रे। 1। ओके गुड, चलो देखते हैं, ये देखें आपको पता है जो आई क्रॉस जे होता है ये के के बराबर होता है, अभी पढ़ा है ये, देखो आपके पापा ने यहाँ पे बताया आपको है आई क्रॉस जे इक्वल टू के, और यहाँ पर जब हम लोग के पुट करेंगे तो के डॉट के किसके बराबर होता है, के डॉट के बराबर होता है, ये देखो ये लिखा था के डॉट के इक्वल टू 1 ना। तो ये ऐसा एमसीक्यू आप लोगों से यूनिट वेक्टर के हवाले से पूछा जा सकता है। तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट उसमें ऐसे एमसीक्यू आपसे लाजिम पूछा जा सकता है। हाँ, फिर आखिर पे अब एक और सिंपल सा एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, अगर वो आपको कहे कि ए वेक्टर है 2i प्लस 3j और बी वेक्टर है 4i प्लस 5j, तो आप लोग बताएं इनका ए डॉट बी किसके बराबर होगा। ये सिंपल सिंपल अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे भाई, जो जो जीकी के, प्यास के, नस्ट के, यूईटी के एंट्री टेस्ट होते हैं ना, उनमें तो हम इसमें बम्बू बम्बू बातें बताते हैं। जो तुम लोगों ने टेस्ट देना वो तो बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, उसमें तो बड़ी सिंपल सिंपल चीजें आती है, वो 9वीं क्लास वाली चीजें आती है भाई उसमें। ठीक है, हाँ अब ए डॉट बी बताओ, बिस्ती नहीं कर रहा, सही कह रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये देखो आई वाले डॉट प्रोडक्ट जब भी देना, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे, बात खत्म। अब देखिए आई वाले को आई वाले से करवाएं, 4 जब 2 8 बन जाएगा, जमा ये 5 जब 3 15 बन जाएगा, तो 15 जमा 8 कितना होता है बताओ, 15 जमा 8 कितना होता है 23 होता है। सो योर आंसर इज 23। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर जी आई कहां पे गया, मैं खा लूं, मेरे को भूख लगी। अरे भाई कोई खुदा का खौफ खाना, आई वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट आई क्या होता है 1, ये बताया था आपके बाजी ने, आई डॉट आई 1, फिर आप जे डॉट जे 1 होता है, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, आंसर 23 आ गया। डन हो गया, ओके। ले जी ये था आपका डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा उसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है,
वो आप लोगों ने ना टॉर्क का टॉपिक पढ़ा होगा बचपन में, है टॉर्क का फार्मूला फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म होता है, ये याद रखिएगा। लिख रहे टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। प्यारे बच्चों, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। इसका जो यूनिट होता है याद रखिएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो इसका ऐसा यूनिट बनता है न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। ये भी बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, ठीक है। और ये एल यहाँ पे मूवमेंट आर्म होता है, एफ यहाँ पर फोर्स होती है। तो अगर मूवमेंट आर्म जीरो होगा टॉर्क जीरो होगा, अगर फोर्स जीरो होगी मूवमेंट आर्म जीरो टॉर्क जीरो होगा। तो ये आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? 2 मिनट में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट सीखें इंजीनियर मोहम्मद उस्मान मुगल के साथ। ये देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या, मतलब एमसीक्यू के हवाले से। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर हो या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो हम कहते हैं वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। हाँ, अब रेस्ट वाली कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। रेस्ट वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जबकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। हाय मजे, हाय मजे। लो जी बच्चों, डायनामिक इक्विलिब्रियम भी होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी होगी। इक्विलिब्रियम के अंदर दोनों आती है, ये दोनों टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं कंडीशंस की। किसकी बात करते हैं बच्चों? कंडीशंस की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं। पहली वाली को बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, माशाल्लाह पीएचडी लेवल की बात कर दी मैंने। और दूसरी वाली को पता क्या बोलते हैं? दूसरी वाली को बोलते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वाओ, पहली को बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन, दूसरी को बोलते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली कंडीशन क्या होती है? हम उसमें ये कहते हैं इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। जबकि इसमें होता है सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। अगर किसी बॉडी पर एक्ट करने वाले तमाम फोर्सेस का सम जीरो हो, फर्स्ट कंडीशन। तमाम टॉर्क्स का सम जीरो हो, वो सेकंड कंडीशन। फिर एक मजे की बात, अगर अगर तमाम फोर्सेस का सम जीरो होता है तो बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो होता है। तमाम टॉर्क्स का सम जीरो होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है। और इस केस में बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। कौन सी इक्विलिब्रियम में होती है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। जबकि जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। डन हो गया? तो ले जी, ये इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ एमसीक्यूज थे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है वो है फार्मूलाज, ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यू देखें, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन, किसी भी बॉडी की पोजीशन में जो चेंज होता है इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हम उसको क्या बोलते हैं? किसी भी बॉडी के पोजीशन में जो चेंज होता है हम उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। एक बात तो ये होगी। फिर दूसरी बात बच्चों याद रखिएगा, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद बच्चों वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड। एक बात तो ये डन होगी। फिर इसके बाद बच्चों एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन जो होता है ये बराबर होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। वेरी आसान एमसीक्यू। अब वेलोसिटी का जो यूनिट होता है याद रखिएगा वो होता है मीटर पर सेकंड। जो टाइम का होता है वो सेकंड होता है, ये ऊपर जाएगा तो ms की पावर -2 बन जाएगा, ये इसका यूनिट होता है। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, इसके बाद ये दो बातें होगी वेलोसिटी एक्सेलरेशन की। फिर बच्चों इसके बाद अगर मैं कहता हूं फोर्स, अब F इज इक्वल टू क्या होता है? आपको बताया था कल भी, फोर्स ma करके बैठी हुई है। तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर s की पावर -2 और इसको प्यार से बोलते हैं न्यूटन। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है ये क्या होता है? न्यूटन होता है। अच्छा, फिर बच्चों इसके बाद याद रखिएगा जो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम की रेशियो होती है। फिर यहां पर एक टर्म आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके फार्मूले में याद रखिएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा v ओवर डेल्टा t आता है, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है। इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी फार्मूला है, वो बराबर होता है लिमिट
डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो और यहाँ पे आता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद बच्चों याद रखिएगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में जब भी बॉडी किस वेलोसिटी से मूव करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो याद रखिएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल होती है जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। इसी तरह जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल होते हैं। फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको याद होंगी, है। पहली वाली को बोलते थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी vf इज इक्वल टू vi प्लस at। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू vit प्लस 1 ओवर 2 at का स्क्वायर होती है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर f माइनस v स्क्वायर i थी। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ी थी। तो ये बच्चों चैप्टर नंबर 3 के अभी आधे फार्मूलाज हुए। ये चैप्टर नंबर 3 के भी आधे फार्मूलाज हुए। ओके, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें। चले आगे, यहां तक सबको समझ आ गया बातें? अरे भाई समझ आ गया रे, जल्दी बोलो ना, आगे चले। हाँ, जीते हो जीते हो, जीते रहो जीते रहो। अच्छा, इसके बाद बच्चों याद रखिएगा एक लाइन लिखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स, वेरी मशहूर एमसीक्यू है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स, जबकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेजर्स फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स की मेजरमेंट करता है। जबकि फिर तीसरे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बड़ी मशहूर लाइन है कि एक्शन एंड रिएक्शन नेवर बैलेंस ईच अदर। लिख लें, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर बैलेंस ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते। They always act upon two different bodies. One body performs action and second body performs reaction. So both always act upon two different bodies. फिर उसके बाद मोमेंटम, किसी भी बॉडी का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जब हम फार्मूला बात करते हैं तो P इज इक्वल टू mv होता है। तो वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर है, मोमेंटम के ऊपर भी वेक्टर का साइन है। ठीक है। और इसी तरह एक लाइन और याद रखिएगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, हम ये भी कहते हैं टाइम, ये सारे मशहूर एमसीक्यू हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। और अगर जब इसको मैथमेटिकली बात करते हैं तो F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T बात करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। हाँ, अगर इंपल्स की बात करें तो याद रखिएगा, जो इंपल्स होता है, इंपल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स कितने टाइम के लिए लगती है, उस फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को इंपल्स बोलते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। न्यूटन सेकंड है, जब इसको सोल्व करते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड आता है। तो याद रखिएगा मोमेंटम का यूनिट भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, जिसको हम न्यूटन सेकंड बोलते हैं। इंपल्स का यूनिट भी न्यूटन सेकंड होता है, जिसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड बोलते हैं। यहां तक ओके हो जाएगा। फिर आइसोलेटेड सिस्टम आपने पढ़ा था, सिस्टम ऑन व्हिच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? m1 v1 प्लस m टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। तो ये यहां तक बच्चों आप लोगों ने इनको बातों को अच्छे तरीके से करना है। इसी से आगे बातें इंशाल्लाह जो है ना, अब आपको जो एमसीक्यूज में सेंड करूंगा उनमें होगी। ये बड़ी मशहूर बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। फिर एक लाइन और लिख लें, आपकी बुक में ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन से, आज ही वो एमसीक्यूज कल भी नहीं सेंड हुए, आज भी नहीं हुए। उधर मैंने एमसीक्यू सेंड कर दिए हुए थे, आपके ग्रुप में लिंक नहीं था यार? वो पास्ट पेपर वाले सर जी? हाँ जी, अच्छा, वो वाले आ गए हाँ आज के वो एमसीक्यूज।
आज अब जो आज ये टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 2 और 3 के आज आपको सेंड करूंगा। हाँ ये भी मैं कर दूंगा, रिकॉर्डेड भी आज सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप नमाज पढ़ लें, फिर 5 मिनट तक आ जाए। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से पूछ लें। ओके जी।